मेन जो ड्रेनेज लाइन होती है उसके एक ही साइड में जो है लेटरल लाइन अगर बनाई जाती है तो ग्रिड ऑन सिस्टम, और दोनों साइड बनाई जाती है तो हेरिंगबोन मेथड। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि लीटर प्रति सेकंड में आपको ड्रेनेज डेप्थ या ड्रेनेज डिजाइन रेट की वैल्यू बताना है तो कितना होगा। ड्रेनेज डिजाइन रेट या ड्रेनेज डेप्थ की यूनिट या वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी है, 1.157 लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ड्रेनेज के प्रति यूं कहें कि वाटर लॉगिंग के प्रति सबसे मोस्ट सेंसिटिव क्रॉप प्लांट कौन सा है, टोबैको है, या फिर अगर फैमिली पूछी जाए तो सोलेनेसी फैमिली। और सबसे रेजिस्टेंस कौन सी क्रॉप है, राइस है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट जो है वो किस स्टेज पर जो है वो वाटर लॉगिंग को के प्रति जो है सेंसिटिव है, लेकिन पल्मनेट में कौन सा होता है, सीडलिंग स्टेज। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में आपके सिलेबस के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लगभग आपका इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट जो है वो खत्म हो चुका है। क्या वाटर टेबल समझा देते हैं। ठीक है, वाटर टेबल की अगर हम बात करें, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल को एक बार समझने की कोशिश करना कि मान लीजिए ये हमारी जो है वो सोइल सरफेस है। क्या है, सोइल सरफेस है। ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल का मतलब ये है कि सतह से जो है वो कितनी गहराई पर आपका वाटर टेबल है, यानी फ्री वाटर जो है वो कितनी गहराई पर है, जैसे हम जल भंडार बोलते हैं। मान लीजिए हमारी सोइल यहाँ पर है, जैसे ही हम 2 मीटर की गहराई पर जाते हैं वैसे ही यहाँ पर क्या उपलब्ध हो जाता है हमें, वाटर, यानी नीचे फिर क्या है आपका पूरा वाटर टेबल है। समझ में आया, ये क्या हो गया आपका 2 मीटर डेप्थ का हो गया। इसके मान लीजिए अगर आप 2 मीटर से 3 मीटर यानी 2 से 3 मीटर की बीच की डेप्थ पर जाओगे तो तब क्या होगा, आपका वाटर टेबल स्टार्ट होगा। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी है कि जो वाटर टेबल है वो मोर देन 3 मीटर की डेप्थ पर जाने के बाद में क्या होता है, स्टार्ट होता है। 3 कंडीशन हो गई, सतह से जब 2 मीटर की खुदाई की तो क्या स्टार्ट हो गया, वाटर। 2 से 3 मीटर की खुदाई की तो क्या स्टार्ट हुआ, वाटर। और मोर देन 3 मीटर की खुदाई करने पर क्या प्रेजेंस हो, वाटर प्रेजेंट हो। तो डेप्थ ऑफ वाटर टेबल के बेसिस पे हम देखो 2 मीटर है यानी उथली जमीन है, हम क्या बोलते हैं, सेलो रूटेड किसको बोलते हैं, जिनकी रूट्स शॉर्ट्स होती है या उनकी डेप्थ कम होती है। कम डेप्थ पर ही क्या मिल रहा है हमें, वाटर मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, शेलो वाटर टेबल। क्या कहा जा रहा है, शेलो वाटर टेबल। अब इसे हम क्या बोल रहे हैं, डीप वाटर टेबल। और शेलो और डीप के बीच का क्या हो जाएगा, मॉडरेट। क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी डेप्थ ऑफ वाटर टेबल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए मतलब सेफ है, सेलो, मॉडरेट और डीप। कौन सी सेफ है, डीप। डीप क्यों सेफ है, क्योंकि मोर देन 3 मीटर के बाद में क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा वाटर टेबल। तो हमारा जो डीप है ये क्या है आपका, सेफ है। अब 3 जो है, अब 3 और 2 के बीच में तो यानी मार्जिनली क्या हो जाएगा, ये सेफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्जिनली सेफ। और 2 मीटर जो है, 2 मीटर या उससे कम गहराई पर अगर वाटर टेबल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनसेफ वाटर टेबल। क्या कहा जाता है, अनसेफ वाटर टेबल। क्यों अनसेफ कहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स की जो रूट डेप्थ होती है या पेनिट्रेशन डेप्थ जो होती है वो इवन 2 मीटर तक भी जाती है। ठीक है, या 2 मीटर से भी कम गहराई पर वाटर टेबल होगा तो कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग कंडीशन जो है रूट्स के अंदर बनी रहेगी, यानी कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन जो है आपका प्रभावित होगा। इसलिए पीजी 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी पीजी 2020 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटेड कि सेफ वाटर टेबल की डेप्थ जो है वो कितनी होती है, तो कितनी होती है, मोर देन 3 मीटर होती है। कितनी होती है, मोर देन 3 मीटर। कल की क्लास के अंदर हमने इसके बारे में बात कर लिया था। डेप्थ ऑफ वाटर टेबल को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पीजियोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीजियोमीटर। बस ये चीज आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर। मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर, मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर कि सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। इसके 2 मेथड जो हैं वो बड़े पॉपुलर हैं। इसके अंदर फर्स्ट है आपका डायरेक्ट मेथड और एक है आपका इनडायरेक्ट मेथड। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड और सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर इस बात का है कि डायरेक्टली हम किसी मेथड का माध्यम से, जैसे मान लीजिए ग्रेविमेट्रिक मेथड से, ग्रेविमेट्रिक मेथड से हम क्या निकाल लेते हैं, मॉइस्चर निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं कि वेट सोइल का कितना वेट है माइनस ड्राई वेट कितना है डिवाइडेड बाय ओवन ड्राई इनटू 100, तो वो हमने क्या निकाला, डायरेक्टली निकाला। अब मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करें, वो पहले तो किसी और चीज को मेजर करेगा, फिर इनडायरेक्टली कोरिलेट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, इनडायरेक्ट मेथड। एग्जाम के अंदर बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो है डायरेक्ट मेथड है और कौन सा इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, वैसे सोइल साइंस में आप लोगों को पढ़ा दिया गया होगा ये, ठीक है, फिर भी एक ब्रीफ फॉर्म में अपन इनका मेंशन कर लेते हैं। देखिए डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो पहले डायरेक्ट मेथड के अंदर जो है फर्स्ट मेथड आता है फील एंड अपीयरेंस मेथड। क्या कौन सा है, फील एंड अपीयरेंस मेथड। जनरली जो फार्मर हैं वो इस मेथड को मोस्टली फॉलो करते हैं। फील एंड अपीयरेंस मेथड यानी सोइल के अंदर जाएंगे, सोइल को फील करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर मॉइस्चर है या नहीं है, तो उसके बेसिस पे वो इरिगेशन शेड्यूलिंग करते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया आपका, फील एंड अपीयरेंस मेथड। कौन सा मेथड है आपका, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसके बाद में सेकंड है ओवन ड्राई मेथड। कौन सा है, ओवन ड्राई मेथड। और ओवन ड्राई मेथड के अंदर हमने बात किए थे दो मेथड, कौन कौन सा, ग्रेविमेट्रिक मेथड, और इसके अलावा कौन सा है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड। कौन सा है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड। ग्रेविमेट्रिक मेथड और वॉल्यूमेट्रिक मेथड का मैंने फॉर्मूला आपको पहले बता रखा है। ग्रेविमेट्रिक मेथड में क्या होता है, या तो हम वेट सोइल ले लेते हैं, वेट सोइल का मास कितना है, ठीक है, माइनस ड्राई सोइल का कितना है डिवाइडेड बाय ड्राई सोइल का कितना है इनटू 100, या फिर वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय ओवन ड्राई वेट ऑफ सोइल इनटू 100। जब इसके अंदर हम बल्क डेंसिटी मेंशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक। जब इसके अंदर हम डेप्थ लगा देंगे तो किसके बेसिस पे निकल जाए, डेप्थ। इसके अंदर अगर हम डेप्थ लगा देंगे तो किसके बेसिस पे, डेप्थ बेसिस पे। यहां तक क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड आता है इसमें एल्कोहल बर्निंग मेथड। एल्कोहल बर्निंग मेथड। एल्कोहल बर्निंग मेथड जनरली ये मोस्ट कॉमनली यूज नहीं है, एक साइंटिफिक मेथड है। इसमें कहा गया है, कुछ सोइल साइंटिस्टों ने कहा कि मान लीजिए किसी 1 ग्राम सोइल के अंदर, एक बार इसकी कुछ थ्योरी पोर्शन लिख लेते हैं। एल्कोहल बर्निंग मेथड में किसका यूज किया जाता है, एल्कोहल जो है इसमें यूज किया जाता है। अब एल्कोहल जो यूज किया जाता है, अगर फिल्ड कैपेसिटी पर मॉइस्चर है तो उसको मेजर करने के लिए मान लीजिए 1 ग्राम सोइल के अंदर जो है, 1 ग्राम सोइल के अंदर जो है हमें 1 ml क्या डालते हैं, एल्कोहल डालते हैं। तो उससे क्या पता लग जाता है कि इसके अंदर जो है ये फिल्ड कैपेसिटी पर मॉइस्चर है। 1 ग्राम सोइल लिया, उसके अंदर हम 1 ml एल्कोहल डालेंगे तो जितनी भी मॉइस्चर होगी वो क्या हो जाएगी, इवोपोरेट हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कोहल बर्निंग मेथड में जो है किसका यूज किया जाता है, एल्कोहल का। 1 ग्राम सोइल के अंदर जो है मॉइस्चर को मेजर करने के लिए हम कितना एल्कोहल डालते हैं, 1 ml एल्कोहल। ठीक है, तो 1 ml एल्कोहल पर ग्राम सोइल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए जो है हम कितना एल्कोहल डालते हैं, तो 0.5 ml एल्कोहल पर ग्राम सोइल। अगर आपसे पूछे कि एल्कोहल बर्निंग मेथड जो है वो कौन से सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है, तो याद रखना है हाई ऑर्गेनिक मैटर जिन सॉइल के अंदर होता है, हाई ऑर्गेनिक मैटर जिन सॉइल के अंदर होता है उनके लिए नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा डायरेक्ट मेथड है मॉइस्चर मेजरमेंट का जो कि हाई ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है, तो कौन सा है, एल्कोहल बर्निंग मेथड। फर्स्ट है आपका फील एंड अपीयरेंस, सेकंड हो गया ओवन ड्राई, थर्ड हो गया आपका एल्कोहल बर्निंग, OAGHI। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ नंबर का आता है जिप्सम सोर्प्शन प्लग। जिप्सम सोर्प्शन प्लग, बस केवल आपको नाम याद रखना है कि जिप्सम सोर्प्शन प्लग कौन सा है आपका, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अगर हम फिफ्थ नंबर पर बात करें तो हमारा फर्स्ट जो है फील एंड अपीयरेंस हो गया, सेकंड जो है ओवन ड्राई हो गया, एल्कोहल बर्निंग मेथड हो गया, जिप्सम सोर्प्शन हो गया। इसके बाद है H और I। अगर हम एज की बात करते हैं तो इसका नाम है हॉट एयर ओवन मेथड। कौन सा है, हॉट एयर ओवन मेथड। हॉट एयर ओवन मेथड और ओवन ड्राई मेथड में सिर्फ अंतर इस बात का है कि हॉट एयर ओवन मेथड के अंदर जो टेम्परेचर रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 110 डिग्री सेल्सियस। और ये मेथड जो है मोस्ट कॉमनली यूज नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 110 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो आपका ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है वो कितने टेम्परेचर तक लाइव रहता है, 105 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये मेथड जो है मोस्ट कॉमनली यूज नहीं किया जाता है।
6 जो है आपका लास्ट बचता है आई का मतलब है इंफ्रारेड बैलेंस मेथड। कौन सा है? इंफ्रारेड बैलेंस मेथड। इंफ्रारेड का डायरेक्टली यूज करते हुए जो है मॉइस्चर मेजरमेंट किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड बैलेंस मेथड। एग्जाम के अंदर आपसे यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा डायरेक्ट मेथड ऑफ मॉइस्चर मेजरमेंट है जिसका यूज हम हाई ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर नहीं करते हैं? तो किसका नहीं करते हैं? एल्कोहल का। यानी हम डायरेक्ट एल्कोहल ज्यादा पिएंगे तो हमारे लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। हानिकारक तो होती है, मतलब हमेशा होती है, लेकिन ज्यादा भी नहीं पीना है और कम भी नहीं पीना है। ठीक है बाटी जी? एल्कोहल बर्निंग मेथड के अंदर किसका यूज किया जाता है? एल्कोहल का। फील्ड कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए 1 ग्राम सोइल के अंदर हम कितना ml डालते हैं? एल्कोहल 1 ml। जबकि पीडब्ल्यूपी के लिए 0.5 ml एल्कोहल पर ग्राम ऑफ सोइल। कौन सी सोइल के लिए सुटेबल नहीं है? जिनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज्यादा होता है। फिल एंड अपीयरेंस मेथड कौन सा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। ओवन ड्राई मेथड कौन सा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट है। इसके अलावा दो और आपको याद रखना है, एक जिप्सम सोर्प्शन प्लग और एक इंफ्रारेड बैलेंस मेथड। जिप्सम सोर्प्शन प्लग हो गया, हॉट एयर ऑन मेथड हो गया, और इंफ्रारेड बैलेंस मेथड हो गया। आपको एक चीज याद रख लेना है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, OAGHI। ठीक है, फर्स्ट फिल इन अपीयरेंस मेथड हो गया। O से क्या हो जाएगा? ओवन ड्राई। A से क्या हो जाएगा? एल्कोहल बर्निंग। G से क्या हो जाएगा? जिप्सम सोर्प्शन प्लग। ठीक है, A से क्या हो जाएगा? हॉट एयर ऑन। I से क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड बैलेंस। यहां तक क्लियर है? डायरेक्ट मेथड अगर आपको पता है तो उसके अलावा जितने भी मेथड बचे हैं वो सब क्या है? आपके इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आपको सर ने बताया होगा कि मोस्ट कॉमनली यूज जो मेथड है इनडायरेक्ट में, या टाइप्स की अगर इनके बात करें, क्या हो गया भाई? चलो, इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मॉइस्चर मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मॉइस्चर मेजरमेंट, इसके अंदर जो आता है, आपने इंजीनियरिंग जब पढ़ा होगा बचपन में, तो EN2 लिखते हैं हम शॉर्ट में। क्या लिखते हैं? ENG लिखते हैं। ENG। और इंजीनियरिंग जो है बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता है, आप कितना ही पढ़ लो या कितने अच्छे तरीके से समझ लो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऊपर से जाती है। ठीक है, ENG। ठीक है, इसके बाद में मत पढ़। ठीक है, ENG मत पढ़, यानी इंजीनियरिंग हमें नहीं पढ़ना है। आपकी इच्छा है, पढ़ना चाहिए वैसे, है ना? चलिए, सबसे पहला जो है इसमें ई वर्ड। ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक मेथड। कौन सा है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक मेथड। कौन सा है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक मेथड। कौन सा है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक मेथड। कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड। दैट इज क्लियर। इसके बाद में यहां पर क्या वर्ड लग रखा है? ब्लॉक लग रहा है, तो इसको नोवन एज जिप्सम ब्लॉक। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो इसी मेथड में होता है कि जिप्सम ब्लॉक जो है वो डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है। जिप्सम सोर्प्शन प्लग जो है वो आपका डायरेक्ट है, लेकिन जिप्सम ब्लॉक क्या है? आपका इनडायरेक्ट। जिप्सम सोर्प्शन प्लग कौन सा है? डायरेक्ट। जिप्सम ब्लॉक कौन सा है? इनडायरेक्ट। इसे किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और नाम है बोइकस मॉइस्चर मेजरमेंट मेथड। बोइकस मॉइस्चर मेजरमेंट मेथड। तो बोइकस मॉइस्चर मेजरमेंट मेथड किसका नाम है? जिप्सम ब्लॉक का। बीजी। यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि इनडायरेक्टली हम क्या रहते हैं? बीजी रहते हैं। बोइकस मॉइस्चर मीटर और आपका जिप्सम ब्लॉक, ये किसके नाम है? आपके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक के हैं। किसके हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक। अब इसको हमने इनडायरेक्ट क्यों कहा? इसका रीजन ये है कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस ही डेवलप होगी, रेजिस्टेंस इज इनवर्स विद द मॉइस्चर। किसके साथ इनवर्स है? मॉइस्चर के साथ। यदि किसी सोइल के अंदर मॉइस्चर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा? कम होगा। अगर किसी सोइल के अंदर मॉइस्चर अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। किसी सोइल के अंदर मॉइस्चर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब ये जो रेजिस्टेंस है, आपने सुना होगा कि ओम्स जो है एक यूनिट होती है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करने का काम करती है। ओम्स लॉ का नाम भी सुना होगा, या ओम्स भी आपने सुना होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल यानी जो आपके साल्ट्स होते हैं
उनकी कंडक्टेंस को जो मेजर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोला जाता है। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी उनके कंडक्टेंस के प्रति रेजिस्ट करना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहा जाता है। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, एक चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। इसके दो और नाम है, जिप्सम ब्लॉक है और आपका बोइकस मॉइस्चर मेजरमेंट है। रेजिस्टेंस जो है इनवर्स रिलेशनशिप रखता है किसके साथ, मॉइस्चर के साथ। किसी पर्टिकुलर सॉइल के अंदर मॉइस्चर की अमाउंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर मैं आपसे पूछूं रेजिस्टेंस, यदि फील्ड कैपेसिटी के लिए अगर आपसे रेजिस्टेंस की बात की जाए और एक आपसे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बारे में बात की जाए, तो किसके अंदर जो है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, फील्ड कैपेसिटी पर या फिर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर? फील्ड कैपेसिटी पर। वापस सुनो, किसके अंदर जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, फील्ड कैपेसिटी या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट? वापस सुनो, किसके अंदर जो है एक फील्ड कैपेसिटी कंडीशन है, एक परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कंडीशन है, किसके अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, पीडब्ल्यू पे ज्यादा होगी, क्योंकि फील्ड कैपेसिटी पर मॉइस्चर क्या होता है, ज्यादा होता है। फील्ड कैपेसिटी पर मॉइस्चर क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जबकि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर मॉइस्चर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फील्ड कैपेसिटी पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी होती है, तो 400 से 600 ओम्स होती है। क्या होती है, 400 से 600 ओम्स होती है, जबकि इसके अंदर जो है 50,000 से 75,000 ओम्स होती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा कौन सी सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर सेलाइन सॉइल। नॉट सुटेबल फॉर कौन सी सॉइल के लिए, सेलाइन सॉइल के लिए। सेलाइन सॉइल के लिए क्यों सुटेबल नहीं है, क्योंकि अगर सेलाइन सॉइल होगी तो साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और साल्ट अगर ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस जो है कम होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये कौन सी सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है, सेलाइन सॉइल के लिए। यहां तक समझ में आया क्या? एक बार आप इनको लिखिए, फिर बाकी वाले मेथड्स भी हम पढ़ते हैं। बस इसके अंदर यही आपको ध्यान रखना है, कौन सा डायरेक्ट मेथड है और कौन सा इनडायरेक्ट मेथड है। चलिए लिखिए एक बार इनको, मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, फील एंड अपीयरेंस मेथड। ओवन ड्राई मेथड के अंदर हमने पढ़ लिया है ग्रेविमेट्रिक मेथड होता है और वॉल्यूमेट्रिक मेथड होता है। एल्कोहल बर्निंग मेथड के अंदर एल्कोहल यूज किया जाता है। फील्ड कैपेसिटी पर कितना ml एल्कोहल, 1 ml पर ग्राम सॉइल। पीडब्ल्यू पे पर 0.5 ml एल्कोहल पर ग्राम। लिख लिया, लिखो लिखो। कल 12 जनवरी थी ना, और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, यूथ डे। यूथ डे, यूथ डे यानी युवा दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी। जानते हो स्वामी विवेकानंद जी कौन थे, कौन थे, हीरो, क्या थे, लीडर थे, नेता थे। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को भारत के कलकत्ता राज्य के एक मध्यम वर्गीय परिवार में विश्वदत्त और माता भुवनेश्वरी देवी के यहाँ पर 7वें पुत्र के रूप में हुआ था। ठीक है, और बचपन में इनका नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। लेकिन 18 वर्ष की आयु में जिस तरीके से आप हो, ठीक है, उस आयु में जब ये कॉलेज में आए तो इन्हें अध्यात्म और योग और ज्ञान के प्रति जो है इनकी सकारात्मक सोच ने जो है, आपने परमहंस जी का नाम सुना होगा, ठीक है, परमहंस जी के ये शिष्य बने और इन्होंने पूरी तरीके से जो है अपने आप को जो है अध्यात्म की ओर, योग की ओर समर्पित कर दिया। महज 30 वर्ष की आयु में जब 1893 में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में
अमेरिका के अंदर जो है एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसके अंदर भारत की तरफ से जो है हिंदुत्व का, या हम कहें हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व जो है स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। 16 शिष्यों में से एक थे। इन्होंने जिस तरीके से संबोधन स्टार्ट किया, तो आप सभी जानते हैं कि समस्त जो है विश्व के जो भी युवक युवती है या जो भी है, वो सब मेरे क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर्स है। इसके अलावा इनके कई सारे वेदांत और योग के ऊपर जो है कई सारी चीजें चली। सबसे बड़ी चीज जो है हम विवेकानंद जी से सीख सकते हैं। वैसे सीखना चाहें तो हम एक भी अगर किसी महापुरुष का गुण अगर सीख लें तो अपना उद्धार हो जाए। आप सबके नहीं, मेरे भी ये चीजें लागू होती है, सबके साथ होती है। लेकिन उनका लक्ष्य के प्रति अडिग रहना जो है वो सबसे अच्छी सीख है, और वो हमारे इसलिए काम आ सकता है क्योंकि हमारा पीजी या जेआरएफ या और भी जीवन के कई सारे लक्ष्य होते हैं। अगर अपन किसी भी एक लक्ष्य के प्रति अडिग हैं और उसके लिए अपन तैयारी करते हैं, तो अपने आप को समर्पित कर देना है। ठीक है, जिस तरीके से अभी आप हो, मात्र 2 या 3 महीने और बचे हैं, जितना आपने पढ़ लिया और जितना और आप पढ़ोगे, उसको एकदम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो है वो चलते हुए रहना है। किसी भी सब्जेक्ट को कमजोर नहीं समझना है, हर सिलेबस के टू द पॉइंट को जो है कवर करते हुए चलना है। ठीक है, बाकी आप सब लोग समझदार हो। ठीक है, चलो। एल्कोहल के आगे बर्निंग है। एल्कोहल बर्निंग मेथड, जल्दी लिखो यार थोड़ा। बर्निंग BURNING, बर्निंग। द बर्निंग ट्रेन मूवी देखी आप लोगों ने? नहीं देखी? अरे बहुत फेवरेट मूवी होती थी। ये एल्कोहल ग्राम सोइल, ml एल्कोहल पर ग्राम सोइल। द बर्निंग ट्रेन, अमिताभ बच्चन और 2-3 रहते थे उसमें, है ना? बचपन में अधिकतर वो आती थी, जिस तरीके से भी सूर्यवंशम आती है ना। हाँ, फेवरेट लिख लिया ये? चलो ये भी लिख लीजिए। जिप्सम सोर्प्शन प्लग, हॉट एयर ऑन मेथड। एक पॉइंट और लिख लेना इसमें, इसका जो रेंज है, मतलब इस किस रेंज की मॉइस्चर को मेजर करता है, 0 to 15, -15 ATM बार तक। 0 to -15 ATM या -15 बार, दोनों में से आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। प्री पीजी के पेपर की डेट आ गई सही, 2 जून की? अभी नहीं आई? आ गई ना? सीयूटी की बात अब यार, लिखा यहाँ तक? चलो, डब्ल्यू में तो ईएससी का ही है ना, इसके बाद भी है ना एक, लिखो लिखो। हाँ, डब्ल्यू में तो यूजी ही जो है एक दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में निकली हुई है पोस्ट, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का। आप लोग उसका फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि आप लोग जो है अभी करंट में हो। उसकी 15 तारीख है लास्ट डेट। एक सेक्शन ऑफिसर है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में जो निकली है उसकी 15 तारीख है, और दूसरी के अभी स्टार्ट हुआ है, DSSD वाली जो है उसका भी स्टार्ट हुआ है। 5 लास्ट थी लेकिन बढ़ा दी थी, 15 तारीख हो गई है उसकी। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मॉइस्चर मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक मेथड। थोड़ा जल्दी लिखो यार इसको। नोन एज जिप्सम ब्लॉक या बोइकस मॉइस्चर मेजरमेंट मेथड। रेजिस्टेंस जो है इनवर्स होता है मॉइस्चर के साथ। फील्ड कैपेसिटी पर रेजिस्टेंस जो वैल्यू है वो 400 से 600 ohms होती है, जबकि पीडब्ल्यूपी पे 50,000 से 75,000 ohms होती है। नॉट सुटेबल फॉर सेलाइन सोइल। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में निकली हुई है पोस्ट, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की। ठीक है, जिसको हम सेक्शन ऑफिसर भी बोलते हैं। अनुभाग अधिकारी जिसे कहा जाता है, सेक्शन ऑफिसर, जो भी दिल्ली के अंदर या चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ में भी वो पोस्टिंग रहते हैं उसकी,
या ऑल ओवर इंडिया जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, नगर निगम्स होते हैं, वहां पर देते हैं। इसमें 2 पेपर होंगे, लिखित पेपर होगा हॉर्टिकल्चर का, सेकंड पेपर जो होगा 100 नंबर का होगा। उससे अच्छा ये आपका सेक्शन ऑफिसर वाली पोस्ट अच्छी है, इसको आप जरूर पढ़ना। उसका सिलेबस क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो उसमें है ना, लेकिन साथ में जनरल एग्रीकल्चर भी आएगा और थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर का पोर्शन ज्यादा आएगा। अच्छी पोस्ट है, 2019 में लास्ट टाइम ये आई थी और 2020 में इसका एग्जाम हुआ था, उसके बाद 3 साल बाद ये पोस्ट आई है। तो आप लोगों का जो अभी करंट में जो है वो एक पीएचडी में जो तैयार बच्चे रहते हैं उनसे कंपैरिजन में मैं कह सकता हूँ अच्छा नॉलेज है। रीजन क्या है, क्योंकि पीएचडी में जाने तक आदमी जो है केवल एक सब्जेक्ट की तरफ ओरिएंटेड रहता है, लेकिन ये जो आप अभी जो तैयारी कर रहे हो इसमें आप पूरी तरीके से एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हो, है ना, तो उसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए आपको। चार सौ 600 ओम्स, OHMS ओम्स। PWP 50,000 से 75,000 ओम्स, नॉट सुटेबल फॉर सेलाइन सॉइल। आपको किशन सर ने ये पढ़ाया क्या, मतलब इंडिकेटर्स और रिएजेंट्स लिखा दिए थे क्या? एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट करवाया है क्या? नहीं करवाया? मतलब हाँ हाँ बोलो। हाँ नहीं 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 नहीं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जैसे कि मान लीजिए वाटर के अंदर जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। चलो कोई ना, एक बार अपन देख लेंगे। लिख लिया यहाँ तक? मनीष कुमार लिखो लिखो जल्दी लिखो। दोनों की रेंज सेम है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक की भी सेम है और उसके सॉप्शन प्लग की भी सेम है, 0 to 1580। माइनस यहाँ पर जरूर मेंशन करना, माइनस 0 to -1580, ठीक है, लिखा? चलिए हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट मेथड जो आता है इसमें नाइलॉन एंड फाइबर मेथड। नाइलॉन एंड फाइबर मेथड, इनके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, आप केवल 1-2 पॉइंट मेंशन कर लो। इसकी रेंज जो है मेजरमेंट की, रेंज जो है -1 to -15 ATM तक का जो है ये मेजर कर सकता है। इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड जिसको हम न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड बोलते हैं। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड कहा जाता है, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड कहा जाता है। ये एक ऐसा मेथड है सुटेबल फॉर moisture measurement of large volume of soil, large volume of soil के लिए जो है कौन सा मॉइस्चर मेजरमेंट मेथड बेस्ट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लार्ज वॉल्यूम या ज्यादा अमाउंट में अगर सोइल है तो उसको एक साथ उसका मॉइस्चर मेजरमेंट करने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आपको याद रखना है। सुटेबल फॉर मॉइस्चर मेजरमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सोइल के लिए कौन सा है, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग है, ठीक है। इसके अंदर जो है 2 पॉइंट और आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड के अंदर जो न्यूट्रॉन्स यूज किए जाते हैं, न्यूट्रॉन जो प्रोब यूज की जाती है, उस न्यूट्रॉन प्रोब के अंदर कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं जिसको आपको लिखाया होगा अम्ब्रेसियम एंड बेरेलियम, एम्ब्रेसियम या बेरेलियम, ठीक है, या फिर बेरेलियम या रेडियम, बेरेलियम या रेडियम, ठीक है। और इसके अंदर जो इंडिकेटर यूज किया जाता है, इंडिकेटर जो यूज किया जाता है या डिटेक्टर जो यूज किया जाता है, बेरियम ट्राइफ्लोराइड होता है, बेरियम ट्राइफ्लोराइड, जिसको हम BF3 बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ याद रखना है। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और इसके अंदर मेंशन कर लेना। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड सुटेबल फॉर मॉइस्चर मेजरमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सोइल। न्यूट्रॉन प्रोब के अंदर जो है, प्रोब के अंदर जो न्यूट्रॉन्स यूज किए जाते हैं या तो AB या BR, ठीक है, अम्ब्रेसियम या बेरेलियम का यूज किया जाता है। और इसके अंदर इंडिकेटर या डिटेक्टर के रूप में जो है
बेरियम ट्राइफ्लोराइड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मॉइस्चर मेजरमेंट मेथड के अंदर डिटेक्टर या इंडिकेटर के रूप में BF3 का यूज किया जाता है, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर में। कौन कौन से मिक्सचर या कौन कौन से न्यूट्रॉन्स का यूज किया जाता है, एमरेसियम, बेरिलियम या बेरिलियम रेडियम का यूज किया जाता है। कौन सा ऐसा मेथड है जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉइल के अंदर मॉइस्चर मेजरमेंट के लिए सुटेबल है, कौन सा है, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड जो है। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूट्रॉन प्रोब है, न्यूट्रॉन प्रोब जो है, यदि मान लीजिए वेट सॉइल है, कौन सी सॉइल है, वेट सॉइल है, और एक कंडीशन हो जाएगी ड्राई सॉइल, तो इसकी प्रोब जो है लगभग 10 सेंटीमीटर का जो डायामीटर है, उस 10 सेंटीमीटर डायामीटर तक की मॉइस्चर को मेजर कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए ड्राई सॉइल है, तो ड्राई सॉइल में 50 सेंटीमीटर डायामीटर तक की सॉइल तक का क्या कर सकती है, मॉइस्चर मेजर कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन प्रोब के अंदर कोई अगर प्रोब लगा हुआ है तो क्या करेगा, सॉइल के आसपास का डायामीटर जो है वो कितना हो, 10 सेंटीमीटर। कौन सी सॉइल हो, वेट सॉइल। तो ये याद रखना है, न्यूट्रॉन प्रोब जो है वेट सॉइल में कितने सेंटीमीटर के डायामीटर तक जो है वो मॉइस्चर को मेजर करता है, तो कितना, 10 सेंटीमीटर, जबकि ड्राई कंडीशन के अंदर 50 सेंटीमीटर। बहुत रेयरेस्ट केस है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछ लिया जाए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर याद रखना है कि ये ऐसा मेथड है जो हाई ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नॉट सुटेबल फॉर हाई ऑर्गेनिक मैटर सॉइल। मेनली जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉइल के लिए कौन सा मॉइस्चर मेजरमेंट लिया जाता है, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग। न्यूट्रॉन प्रोब के अंदर किस किस का यूज किया जाता है, एमरेसियम, बेरिलियम या बेरिलियम रेडियम। डिटेक्टर या इंडिकेटर के रूप में किसका यूज किया जाता है, बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड या बेरियम ट्राइफ्लोराइड का। न्यूट्रॉन प्रोब जो है वेट सॉइल के अंदर कितने डायमीटर के मॉइस्चर को मेजर करती है, 10 सेंटीमीटर, जबकि ड्राई सॉइल जो है 50 सेंटीमीटर। नॉट सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल नहीं है, हाई ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है। यदि हम डायरेक्ट मॉइस्चर मेजरमेंट मेथड की बात करते हैं, तो कौन सा ऐसा मेथड है जो हाई ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है, एल्कोहल बर्निंग मेथड जो है वो सुटेबल नहीं है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया है, EN² तक पढ़ लिया है। अब हमारा क्या बच रहा है, G। ठीक है, उसके बाद क्या है, M और T। ठीक है, इसके बाद जो आता है हमारा 4th नंबर का, जिसको हम बोलते हैं गामा रे एटेन्यूएशन मेथड। गामा रे एटेन्यूएशन मेथड के अंदर जो है आपको 2 पॉइंट मेंशन करना है कि ये किस लॉ पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन बीयर्स लॉ। किस लॉ पर है, बीयर्स लॉ। जनरली बीयर्स लॉ जो है, जब हम सोलर रेडिएशन के बारे में बात करते हैं, PR कितनी इफेक्टिव होगी और कितनी इंटरसेप्टेड होगी, ठीक है, फिजियोलॉजी के अंदर एक टर्म आता है। ठीक है, बीयर्स लॉ का मतलब ये है कि किसी भी प्लांट की क्रॉप कैनोपी के ऊपर जो है वो कितना रेडिएशन जो है आता है और कितना जो है वो ग्राउंड लेवल पर पहुंचता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो किस लॉ से डिफाइन होता है, आपके बीयर्स लॉ से। गामा रे एटेन्यूएशन मेथड के अंदर भी जो है गामा रेज का यूज किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि यहाँ पर हमने कितनी गामा रेज डाली थी और जो है हमें सॉइल के अंदर जो है वो कितनी गामा रेज जो है इंस्ट्रूमेंट में मिली है। ठीक है, उन दोनों के बेसिस पर जो है मॉइस्चर डिफरेंस निकाला जाता है कि इसमें कितना मॉइस्चर है। आपको कुछ याद नहीं रखना है, गामा रे एटेन्यूएशन मेथड जो है किस मेथड पर या किस लॉ पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, बीयर्स लॉ पर। गामा रे एटेन्यूएशन मेथड जो है डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। ये चीज याद रहेगी। मॉइस्चर मेजरमेंट में केवल एक मेथड है जो बीयर्स लॉ पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है, कौन सा है, गामा रे एटेन्यूएशन मेथड है। इसके बाद में कौन सा आएगा, MT है ना। MT के अंदर जो है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। कौन सा है, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग भी जो है आपका कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड है। और 6 जो है आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, टेंशियोमीटर मेथड ऑफ सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट। ठीक है, अगर हम टेंशियोमीटर की बात करें, आपने कई बार सुना होगा कि इसको हम किस नाम से जानते हैं, नॉन एज इर्रोमीटर। क्या कहा जाता है इसको, इर्रोमीटर मेथड के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कौन सी सॉइल के लिए सुटेबल है, मेनली सुटेबल फॉर कौन सी सॉइल के लिए, सैंडी सॉइल के लिए। अभी देखेंगे कि सैंडी सॉइल के लिए ही क्यों सुटेबल है। इसके अंदर जो रेंज जो है मेजरमेंट का, वो कितने मॉइस्चर को मेजर करता है,
तो याद रखना है 0.2 माइनस 0.85 बार तक। कहां तक? केवल 0.2 माइनस 0.85 बार तक की मॉइस्चर को ये क्या करता है? मेजर करता है। कौन सी सोइल के लिए सुटेबल है? सैंडी सोइल के लिए सुटेबल है। ठीक है, यहां पर आपको केवल ये 3 पॉइंट याद रखना है। इसके बाद में अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या रीजन है कि ये इरोमीटर या टेंशियोमीटर मेथड जो है वो कौन सी सोइल के लिए सुटेबल है? सैंडी सोइल के लिए। क्ले सोइल के लिए क्यों सुटेबल नहीं है? क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब भी हम टेंशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? टेंशन की। टेंशन क्या होता है? कोई भी सोइल जो है वो वाटर को जो है कितनी टेनेसिटी के साथ, कितने फोर्स के साथ आपस में रिटेन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन। अगर कम वाटर है तो वाटर का रिटेंशन पावर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, यानी उसकी टेनेसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और यदि मान लीजिए वाटर जो है ज्यादा मात्रा में, तो टेंशन क्या रहेगा? कम रहेगा। ये चीज क्लियर है? अब यहां पर मैं 2 सोइल की बात कर रहा हूं, एक सैंडी सोइल है और एक आपकी क्ले सोइल है। दोनों के अंदर अगर हम बात करें तो माइक्रोपोर किस में ज्यादा होते हैं? क्ले सोइल के अंदर। वरना पोर स्पेस की बात करें तो किसमें ज्यादा है? आपके सैंडी सोइल में। ये चीज क्लियर है? अब माइक्रोपोर किसमें ज्यादा है? क्ले सोइल में ज्यादा है। तो टेनेसिटी यानी इस वाटर को रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो किस सोइल के अंदर ज्यादा रहेगी? क्ले सोइल के अंदर। जब टेंशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो क्ले सोइल के अंदर जो वाटर रिटेंशन है लोवेस्ट अमाउंट पर भी, वो कितने बार तक धारित रहता है? 1 बार तक। यानी 1 बार से तो ज्यादा बार पर ही क्या रहेगा? वाटर का रिटेंशन रहेगा लो वाटर कंडीशन के अंदर भी। ठीक है, जबकि अगर हम सैंडी सोइल की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इससे तो कम फोर्स पर वो रिटेन रखेगी, और यहां पर जो फोर्स लगता है वो कितना है? 0.85 बार तक। माइनस 0.85 बार तक भी जो है वो सैंडी सोइल क्या रखती है? वाटर को रिटेन रखने की कैपेसिटी रखती है। लेकिन क्ले सोइल का जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो मोर देन कितना होता है? -1 बार होता है। इसलिए क्ले सोइल के लिए सुटेबल नहीं होता। और कौन सी सोइल के लिए सुटेबल है? सैंडी सोइल के लिए। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि टेंशियोमीटर मेथड जो है डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड है। किस नाम से जाना जाता है? इरोमीटर मेथड के नाम से। कौन से सॉइल के लिए सुटेबल है? सैंडी सॉइल के लिए। रेंज कितनी है? 0.2 माइनस 0.85 बार। अगर मान लीजिए बार में वैल्यू नहीं दी जाएगी तो किस में दी जाएगी? मेगा पास्कल के अंदर। और हम जानते हैं कि मान लीजिए जैसे 15 बार है, 15 बार को मेगा पास्कल में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो किससे डिवाइड करते थे? 10 से। क्योंकि हम जानते हैं 1 मेगा पास्कल बराबर कितना बार होता है? 10 बार होता है। ठीक है, तो इसकी मेगा पास्कल में वैल्यू कितनी आती थी? 1.5 आती थी। यहां पर कितना है? 0.85 बार है। इसके अंदर हम किससे डिवाइड करेंगे? 10 से करेंगे। वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? 0.085 मेगा पास्कल। ठीक है, 0.085 मेगा पास्कल। तो इस बार की जगह आपको वैल्यू किसमें मिल सकती है? मेगा पास्कल में मिल सकती है, जो क्या होगी? -0.085 मेगा पास्कल। ये चीज क्लियर है क्या? यहां तक समझ में आया? एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं मॉइस्चर मेजरमेंट मेथड्स को। किशन सर ने आपको और डिटेल से इनको पढ़ाया होगा। सिंपल टर्म में याद रखना है, मॉइस्चर मेजर हम 2 तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड के अंदर हम फील और अपीयरेंस मेथड से कर सकते हैं। उसके बाद OAGHI, ओ को पकड़ा यानी ओवन ड्राई मेथड, यानी जिसके अंदर हम मॉइस्ट सोइल का क्या करते हैं? ओवन ड्राई करते हैं। कितने टेम्परेचर पर करते हैं? 105 डिग्री सेल्सियस। कितने हावर्स के लिए करते हैं? 24 हावर्स के लिए। फर्स्ट है आपका ग्रेविमेट्रिक मेथड, यानी मॉइस्ट सोइल का वेट माइनस ड्राई सोइल का वेट डिवाइडेड बाय ड्राई सोइल इनटू 100। ये क्या हो जाएगा आपका? ग्रेविमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक मेथड के अंदर BD से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूमेट्रिक। फिर सेकंड अगर हम बात करते हैं तो क्या है? एल्कोहल बर्निंग। एल्कोहल बर्निंग में क्या यूज किया जाएगा? एल्कोहल यूज किया जाता है। फील्ड कैपेसिटी पर कितना? 1 ml। और PW पर कितना? 0.5। ठीक है, इसके बाद में जो है किस सोइल के लिए सुटेबल नहीं है? हाई ऑर्गेनिक मैटर के लिए सुटेबल नहीं। एल्कोहल बर्निंग मेथड की रेंज कितनी है? 0 to 15 ATM, -15 ATM। फिर थर्ड नंबर पर कौन सा आता है? जिप्सम सॉर्प्शन प्लग। कौन सा आता है? जिप्सम सॉर्प्शन प्लग। ये भी क्या आपका डायरेक्ट मेथड है। लेकिन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक या जिप्सम ब्लॉक या बोइकस मॉइस्चर मीटर मेथड जो है क्या है आपका? इनडायरेक्ट मेथड है। हॉट एयर ऑन मेथड जो है कितना टेम्परेचर रखते हैं? 110 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मोस्ट कॉमन नहीं है क्योंकि टेम्परेचर क्या है यहाँ पर? ज्यादा है। इसके बाद में क्या आपका? इंफ्रारेड बैलेंस मेथड। इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिप्सम ब्लॉक, या किस नाम से जाना जाता है? बोइकस मॉइस्चर मेजरमेंट मेथड। रेजिस्टेंस जो है वो किसके इनवर्स होता है? मॉइस्चर के। यदि मॉइस्चर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम, यदि मॉइस्चर कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा। फील्ड कैपेसिटी पर मॉइस्चर ज्यादा होता है, इस वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और कितनी होती है? 400 to 600 ohms। जबकि PW पर कितनी होती है? 50,000 से 75,000
ohms होती है। नॉट सुटेबल फॉर, कौन सी सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है? सेलाइन सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है। रेंज कितनी है इसकी? 0 to 15 atm, माइनस 15 atm। इसके बाद में नाइलॉन इन फाइबर मेथड, बस एक चीज याद रखना है, इसकी रेंज कितनी है? -1 से -15 atm। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड जो है ऐसा इनडायरेक्ट मॉइस्चर मेजरमेंट का मेथड है जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉइल को क्या करता है? मेजर करता है। न्यूट्रॉन प्रोब के अंदर क्या होता है? AB और BR होता है। AB का मतलब एमरेसियम और बेरिलियम, और बेरिलियम और रेडियम। यहां बेरियम नहीं, बेरिलियम ही करना है इसको भी। बेरिलियम, बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम, बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। इंडिकेटर या डिटेक्टर का रूप में जो यूज किया जाता है वो किसका किया जाता है? BF3 यानी बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड का। न्यूट्रॉन प्रोब जो है वेट सॉइल में है तो कितने डायमीटर की? 10 सेंटीमीटर। ड्राई सॉइल में है तो 15 सेंटीमीटर तक। नॉट सुटेबल फॉर, कौन सी सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है? हाई ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है। इसके बाद में गामा रे एटेन्यूएशन मेथड जो है किस लो पर बेस्ड है? बीयर लो पर। माइक्रो वेव रिमोट सेंसिंग कौन सा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। टेंसोमीटर भी कौन सा है? इनडायरेक्ट है। यहां तक क्लियर है? एक बार आप इनको लिखिए, फिर हम और कुछ पॉइंट्स पर बात करते हैं। ये लिख लिया था ना? लिखना है? लिख लिया था यार ये तो, देखो एक बार लिख लिया ये ना। चलिए इनको और लिख लीजिए। नाइलॉन एंड फाइबर ग्लास। इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए जो है हम जनरली जो यूज करते हैं वो टेंशियोमीटर यूज करते हैं। नाइलॉन एंड फाइबर मेथड। इसके बाद हम वीड मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सुटेबल फॉर मॉइस्चर मेजरमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अमरेसियम एंड बेरिलियम, बेरिलियम एंड रेडियम। ये एक न्यूट्रॉन प्रोब के अंदर जो मिक्सचर न्यूट्रॉन्स यूज किया जाता है वो अमरेसियम और बेरिलियम का किया जाता है। टिपोलेटिव एयर के बारे में भी हम बात करेंगे। 90 डिग्री वी नोच, जहां पर आपका अनइवन वाटर फ्लो होता है, ठीक है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। वियर्स, फ्लूम और ऑरिफिस, इन तीनों के बारे में और बात करेंगे। सिपुलेटी ने ये वियर दिया था, इस वजह से इसको सिपुलेटी वियर कहा जाता है। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड सुटेबल फॉर मॉइस्चर मेजरमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉइल। न्यूट्रॉन प्रोब के अंदर एमरेसियम और बेरिलियम का यूज किया जाता है, बेरिलियम और रेडियम का यूज किया जाता है। इंडिकेटर जो है बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड है, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोब के अंदर वेट सॉइल की अगर हम बात करें तो प्रोब जो है वो कितने डायमीटर तक की सॉइल को मॉइस्चर मेजर करता है? 10 सेंटीमीटर, जबकि ड्राई सॉइल के अंदर 50 सेंटीमीटर। नॉट सुटेबल फॉर, कौन सी सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है? हाई ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है। लिख लिया? लिखो लिखो। एक और हम पढ़ना भूल गए, टाइम डोमिनो रिफ्लेक्टोमीटर, आपको पढ़ाया होगा। एकमात्र ऐसा मेथड है जो किसी टेम्परेचर के द्वारा, किसी क्लाइमेटिक कंडीशन के द्वारा या किसी सैलाइन सॉइल के द्वारा अफेक्ट नहीं होता है। टोपे एटोल ने दिया था, वो भी हम लिख लेंगे। लिख लिया ये? चलिए इसके बाद गामा रे एटीन्यूएशन मेथड। गामा रे एटीन्यूएशन मेथड, गामा रे एटीन्यूएशन मेथड based on Beer's law, microwave remote sensing, tensiometer method known as a aerometer, suitable for sandy soil, range जो है 0 to -0.85 बार, ठीक है। हो सकता है आपको रेंज में ना देकर जो है केवल एक यूनिट दी जाए कि कौन सी सोइल के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर टेंशन के लिए यूज किया जाता है, तो -0.85 बार तक, ठीक है। मेगा पास्कल में पूछा जाए तो एक और जीरो आपको लगा देना है, -0.085 मेगा पास्कल। याद रखना है मेगा पास्कल है, ठीक है। जिस तरीके से 1 मेगाग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1 मेगाग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं? 1 मेगाग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं? बताओ।
जब अपन डेंसिटी की यूनिट पढ़ रहे थे और सॉइल साइंस में भी आपको पढ़ाया होगा 1 मेगाग्राम बराबर 10 की पावर 6 ग्राम होते हैं, ठीक है। तभी आपका जो यूनिट आता है 1 मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वेरिएबल फ्लो ऑफ वाटर के लिए यूज करते हैं दोस्तों इसको। अभी हम बात करेंगे इसमें वाटर मेजरमेंट मेथड्स के अंदर पाइप ओरिफिस के बारे में, वेंचुरीमीटर के बारे में। लिख लिया? लिखो लिखो। कौन सा? ये वाला? ये तो रहने दो, क्या इसको तो ऐसे ही, बस ये चीज याद रखना है कि कौन सी सोइल के लिए सुटेबल है। 1 मेगाग्राम बराबर 10 की पावर 6 क्या होता है? ग्राम होता है, ठीक है। तभी आपकी जो यूनिट है मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, क्योंकि मेगाग्राम बराबर क्या होता है? 10 की पावर 6 ग्राम होते हैं। और 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 2 4 6 जीरो है, 6 जीरो से 6 जीरो क्रॉस हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से स्क्वायर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसलिए ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक। मिलीग्राम में एम छोटा होता है और जी भी क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन मेगाग्राम के अंदर एम कैपिटल होता है और जी क्या होता है? स्मॉल होता है। ये अंतर है। मिलीग्राम के अंदर एम स्मॉल होता है, जबकि मेगाग्राम के अंदर एम क्या होता है? कैपिटल होता है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 0 होती है। वाटर की स्पेसिफिक 1 होती है। सॉइल की कितनी होती है? 0.2 होती है। ऑर्गेनिक मैटर की 0.5 होती है। चलिए लिख लिया पाटी जी? ये तो नहीं यार, ये तो बस ऐसे कन्वर्जन बताया था कि बार को किस तरीके से मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लिख लिया यहां तक? चलिए इसके बाद में जो है एक और मेथड आप लिख लीजिए 7 नंबर का, TDR। TDR TDR को बोलते हैं टाइम डोमिनो रिफ्लेक्टोमीटर। टाइम डोमिनो रिफ्लेक्टोमीटर। टाइम डोमिनो रिफ्लेक्टोमीटर किस साइंटिस्ट ने दिया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गिवन बाय टॉपे एट ऑल। गिवन बाय टॉपे एट ऑल एंड नॉट अफेक्टेड बाय temperature, soil salinity and organic matter। और एक और पॉइंट इसके अंदर याद रखना है, ऑटोमेटेबल मेथड कहा जाता है इसको। ऑटोमेटेबल या ऑटोमेटेड मेथड ऑफ मॉइस्चर मेजरमेंट। ऑटोमेटेड मेथड ऑफ मॉइस्चर मेजरमेंट किसे कहा जाता है? TDR को। टाइम डोमिनो रिफ्लेक्टोमीटर। TDR, ठीक है। Given by Tope et al, not affected by temperature, soil salinity and organic matter। Automated method of moisture measurement। टोपे एट ऑल। टोपे जो है एक कास्ट के लिए यूज किया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर, जो है टोपे, टोपेट, इसी को बोलते हैं। हाँ। ऑटोमेटेड मेथड ऑफ मॉइस्चर मेजरमेंट कौन सा है? TDR। और ऑटोमेटेड मेथड ऑफ इरिगेशन किसे कहा जाता है? ऑटोमेटेड मेथड ऑफ मॉइस्चर इरिगेशन कैब्लिगेशन। किसे कहा जाता है? कैब्लिगेशन को। ऑन एंड ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन सर्ज इरिगेशन को।
कि कौन सा मेथड ऑफ इरिगेशन जो है वाटर सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन जो है फरो मेथड है। ये लिख लिया। चलो इसके बाद में हाँ वाटर सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। इसके अंदर जो है हम सबसे पहले बात करेंगे पाइप फ्लो के लिए जो है किस किस का यूज किया जाता है। पाइप फ्लो अधिकतर आपने गांव में देखा होगा कि जो पाइप्स होते हैं वो किसके पाइप आते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के आते हैं। किसके आते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में पीवीसी। क्या कहा जाता है, पीवीसी। ये चीज क्लियर है। यहां पर जो है पाइप फ्लो का मतलब क्या है, किसी भी फील्ड के अंदर वाटर का मूवमेंट यदि किससे हो रहा है, पाइप से हो रहा है, तो यानी कितना फ्लो हो रहा है, एक पाइप से जो है कितना वाटर जो है जा रहा है, उसको मेजर करने के लिए जिन मेथड्स का हम यूज करते हैं वो किस में आएंगे, सारे के सारे पाइप फ्लो के अंदर। और पाइप फ्लो के अंदर जो फर्स्ट आता है वो आता है आपका पाइप ओरिफिस मेथड। कौन सा आता है, पाइप ओरिफिस मेथड। हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस कुछ पॉइंट को पॉइंट आउट करेंगे। पाइप ओरिफिस मेथड के अंदर जो है फ्लो ऑफ वाटर अंडर प्रेशर, फ्लो ऑफ वाटर अंडर प्रेशर, ये पाइप ओरिफिस का है। सेकंड इसके अंदर जो है आता है आपका वेंचुरी मीटर। कौन सा आता है, वेंचुरी मीटर मेथड। और थर्ड जो आता है इसमें कोऑर्डिनेट मेथड, कोऑर्डिनेट मेथड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइप फ्लो को मेजर करने का कौन सा मेथड नहीं है, तो पीवीसी के अलावा जो आपको फोर्थ पॉइंट मिले वो आपका पाइप के अंदर जो है वाटर फ्लो को मेजर करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। पीवीसी के अंदर फर्स्ट पी का मतलब क्या है, पाइप ओरिफिस मेथड। किसको मेजर करता है, फ्लो ऑफ वाटर अंडर प्रेशर को। वेंचुरी मीटर मेथड, मैंने आपको एक जब इरिगेशन पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे बताया था कि वेंचुरी जो है वो कौन से मेथड ऑफ इरिगेशन का एक पार्ट है, ड्रिप इरिगेशन, जिसके अंदर हम किसका इंजेक्शन करते हैं, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंचुरी मीटर कहा जाता है। लेकिन वेंचुरी मीटर मेथड, वेंचुरी कहा जाता है केवल उसको, लेकिन वेंचुरी मीटर मेथड जो है वो किसको मेजर करता है, पाइप फ्लो को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेंचुरी मीटर मेथड जो है किसको मेजर करता है, पाइप फ्लो को मेजर करता है, ओपन चैनल फ्लो को मेजर करता है, तो किसको करता है, आपके पाइप फ्लो को। जबकि कोऑर्डिनेट मेथड भी जो है किसमें यूज किया जाता है, पाइप फ्लो के अंदर यूज किया जाता है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में सेकंड आता है इसके अंदर डायरेक्ट डिस्चार्ज मेथड या ओपन चैनल फ्लो को मेजर करने वाले। हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो में क्या डिफरेंस है, पाइप फ्लो के अंदर पाइप से, और ओपन फ्लो मान लीजिए जैसे फील्ड कंडीशन पर अगर हम बात करें तो मेन जो चैनल है हमारा इरिगेशन जो चैनल है वहां से जो वाटर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन चैनल। और पाइप के अंदर जो वाटर फ्लो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पाइप फ्लो कहा जाएगा। दोनों चीजें क्लियर है। पाइप फ्लो के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर रहे थे, पीवीसी मेथड। कौन सा यूज कर रहे थे, पीवीसी मेथड। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ ओपन चैनल फ्लो। इसके अंदर आपको तीन चीजों के बारे में बड़े शॉर्ट तरीके से हम बात करेंगे। फर्स्ट इसके अंदर वेलोसिटी एरिया मेथड, वेलोसिटी एरिया मेथड, वेलोसिटी एरिया मेथड। सेकंड हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक मेथड, वॉल्यूमेट्रिक मेथड। और थर्ड हम बात करेंगे डायरेक्ट डिस्चार्ज मेथड, डायरेक्ट डिस्चार्ज मेथड। और इस डायरेक्ट डिस्चार्ज मेथड के अंदर ही हम बात करेंगे वियर्स, फ्लूम और ऑरिफिस के बारे में, वियर्स, फ्लूम एंड ऑरिफिस के बारे में, वियर्स, फ्लूम और ऑरिफिस के बारे में। वेलोसिटी एरिया मेथड के अंदर यही आप मेंशन कर लेना, जब भी हम वेलोसिटी एरिया मेथड की बात करें, किसी एक ओपन चैनल के अंदर जो वाटर का फ्लो हो रहा है उसका मेजरमेंट हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, वेलोसिटी के मेथड पे, वेलोसिटी के बेसिस पे कर रहे हैं। इसके अंदर आपको तीन पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट हो जाएगा इसमें फ्लोट मेथड। क्या हो जाएगा, फ्लोट मेथड। फ्लोट मेथड का मतलब क्या है कि जहां एक स्ट्रेट लाइन में जो है वाटर का फ्लो करता है। आपने देखा होगा जब आप बचपन में एक छोटी सी नाव जो है आपने देखा होगा, उसके अंदर जो है दिया जला दिया जाता था और वाटर सरफेस पर रखकर जो है उसको लेके जाते थे, मतलब मेले के अंदर, या खरीदा होगा आपने कभी। तो उसी तरीके से क्या होता है फ्लोट मेथड में, क्या होता है कि किसी चीज को जो है
वाटर की सरफेस पे रख दिया जाता है जो उसके अंदर डूबे ना। और मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर जो है चैनल स्टार्ट होता है और यहाँ पर आपका खत्म हो रहा है, तो उस फ्लोटिंग बॉडी को रख दिया जाता है। फ्लोटिंग बॉडी धीरे 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 जो है क्या करेगी, टाइमिंग कंज्यूम करते हुए आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो है वाटर के फ्लो को, यानी वो कितना टाइम ले रही है, कितना टाइम कंज्यूम कर रही है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। फ्लोट मेथड के बाद में जो है इसके अंदर आता है ट्रेसर मेथड। ट्रेसर मेथड, ट्रेसर मेथड के बाद में है एक आपका कोऑर्डिनेट, उधर पढ़ लिया, इधर याद रखना है कोऑर्डिनेशन मेथड, सॉरी करंट मीटर मेथड, करंट मीटर मेथड। जितने भी अभी एग्जाम्स हुए हैं पुराने 3 या 4 साल, अगर आप पुराने पेपर्स को देखोगे, जनरली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोट मेथड जो है किसके लिए यूज किया जाता है, पाइप फ्लो के लिए या ओपन चैनल के लिए, ओपन चैनल के लिए। ओपन चैनल में भी किसका एक प्रकार है, वेलोसिटी का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोट मेथड जो है ओपन चैनल में किसके माध्यम से वाटर को मेजर करता है, वेलोसिटी के माध्यम से, वॉल्यूमेट्रिक के माध्यम से, या डायरेक्ट डिस्चार्ज के माध्यम से। किसके माध्यम से करता है, वेलोसिटी के माध्यम से। ट्रेसर मेथड के भी किसके माध्यम से, वेलोसिटी, इसका एक पार्ट है ओपन चैनल का। करंट मीटर मेथड भी किसका पार्ट है, वेलोसिटी का, इसमें है ओपन चैनल। ये तीनों चीजें याद रहेगी। जबकि यदि हम पाइप फ्लो की बात करते हैं तो पाइप फ्लो के अंदर केवल पीवीसी याद रखना है। पीवीसी का मतलब पाइप ओरिफिस, वेंचुरी मीटर और कोऑर्डिनेट मेथड। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो क्या होता है कि कोऑर्डिनेट मेथड जो है वो वेलोसिटी एरिया मेथड का पार्ट है या पाइप फ्लो का है। तो याद रखना है करंट, यानी हम जो है जब वेलोसिटी आती है तो हमें क्या लगता है, करंट लगता है। मतलब इस तरीके से आपको माइंड में रखना है कि वेलोसिटी मेथड के अंदर तो क्या है, करंट मीटर है, जबकि पाइप के अंदर क्या है, कोऑर्डिनेट मेथड है। इन दोनों के अंदर जो है सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। कोऑर्डिनेट मेथड जो है वो किसके अंदर वाटर के फ्लो को मेजर करता है, पाइप के अंदर, ओपन चैनल। तो कोऑर्डिनेट आए तो पाइप, लेकिन अगर करंट आए तो ओपन चैनल, और ओपन चैनल में भी क्या है, वेलोसिटी एरिया मेथड। ये चीज क्लियर है। फ्लोट मेथड, ट्रेसर मेथड और करंट मीटर मेथड, ठीक है। एक बार आप इसको लिखिए, फिर हम बाकी वाला पोर्शन बाद में पढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, पाइप फ्लो। ये क्वेश्चन जो है एओ 2022 के अंदर, सॉरी एओ 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी 2018 का आप डबल एओ का पेपर देखना, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पाइप फ्लो का या फिर वेंचुरी मीटर मेथड का यूज जो है किसके लिए किया जाता है। और एक क्वेश्चन जो है उसमें वियर से रिलेटेड भी पूछा गया था कि वियर्स के अंदर जनरल वाटर फ्लो जो होता है उसकी इक्वेशन क्या है, ठीक है। एक बार आप इसको लिख लीजिए, लिख लिया पाठी जी। वियर्स के बारे में पढ़ेंगे, वियर्स क्या होता है, फ्लूम्स क्या होता है, वोरिफिस क्या होता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जनरल इनके फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। सिलेबस जो है अपना वीड मैनेजमेंट और बाकी है, ज्यादा से ज्यादा 15 या 16 क्लास का वीड मैनेजमेंट रहेगा। उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट है। 2 या 3 दिन जो है, या 2 दिन मैक्सिमम, पूरा अपन एक पीडीएफ लेके आएंगे न्यूमेरिकल की, जैसे सीड रेट कैसे कैलकुलेट करना है, इल्ड कैसे कैलकुलेट करना है, प्लांट पॉपुलेशन आप लोग जानते ही हो, लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में अगर पूछ लिया जाए तो उसमें किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी वैसे तो बता दिया, 1-2 बार और उनके न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो 2 या 3 दिन, 2 दिन के अंदर मैक्सिमम अपन वो वाला पोर्शन कवर कर देंगे। फिर एक दिन मैं कहूंगा आप लोगों से, या फिर एक दिन पूरा सीरियल समझा देंगे, 2 दिन या 1 दिन, फिर उसके बाद 7 दिन का गैप दे देंगे। आप पढ़ना उन सीरियल्स को, फिर वापस पल्सेस समझेंगे, 2 या 3 दिन का गैप देंगे, आप पूरी पल्सेस को पढ़ लेना, फिर ऑयल सीड लेंगे। इस तरीके से वो वाला सिलेबस पूरा कर लेंगे, और उसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होंगी उनको मैं आपको बता दूंगा। तो लगभग जनवरी की लास्ट में जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी रही चीजें, जैसे अपन रैपिड रिवीजन भी करेंगे। रैपिड रिवीजन में कैसे, जैसे आपसे कहूंगा कि आपको पूरा वाटर मैनेजमेंट पढ़ के आना है, ठीक है, या फिर 2 टॉपिक दे देंगे, जैसे टिलेज या एग्रोमेट्रोलॉजी पढ़ के आना है, फिर 2 घंटे के अंदर पूरा उसको अपन एक रैपिड रिवीजन कर लेंगे। फिर एक बार लास्ट जब आपकी पीजी का पेपर होगा उसके 2 दिन पहले अपन पूरी एग्रोनॉमी को 5 या 6 घंटे या 7 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, एक बार आप इसको लिखिए, लिख लिया। सेकंड स्लाइड, मेजरमेंट ऑफ ओपन चैनल फ्लो। देखो यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चांस बनते हैं ना, इस वियर, फ्लूम और ओरिफिस से बनते हैं, ठीक है। आप चाहे एओ का पेपर देखना, वहां से भी यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। डबल एओ का देखो, वियर से क्वेश्चन पूछा गया था कि जनरल फ्लो की इक्वेशन क्या है, Q बराबर CLH N करके जो है यहाँ पर ये इक्वेशन पूछी गई थी, ठीक है। वेलोसिटी एरिया मेथड, फ्लोट मेथड, ट्रेसर मेथड, करंट मीटर मेथड। आपको किशन सर ने जब प्रॉब्लमेटिक सोइल पढ़ाई थी, सेलाइन सोइल, तो क्या उसमें बताया था कि हमें टोटल डिसॉल्व साल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, TDS कैसे कैलकुलेट करना है, बताया था?
नहीं बताया होगा, चलो उसको भी हम कल कर लेंगे, इसे इंटू 640 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा रहता है। ठीक है, तो कल की क्लास के अंदर हम पूरा ये पढ़ लेंगे, ये खत्म कर देंगे, टीडीएस वगैरह कुछ पॉइंट्स और बाकी होंगे वो कर देंगे। और मेट्रोलॉजी पढ़ाते वक्त मेरे ख्याल से मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स की हाइट वगैरह डायमीटर वाला पोर्शन बाकी था अपना, तो कल की क्लास के अंदर वो सारा खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ट्यूसडे से जो है अपन विड मैनेजमेंट स्टार्ट कर देंगे। आपका एग्रोनॉमी का सिलेबस अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन अगर आता है सिलेबस से तो बाहर नहीं जाएगा, और बहुत रेयरेस्ट केस अगर होगा कि क्वेश्चन नहीं बैठता है वो अलग बात है, वरना जितना भी चांसेस होगा लगभग अपन पूरा कवर करेंगे। उसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स को कोरिलेट करते हुए अपन चलेंगे ना। ठीक है, लास्ट में है डायरेक्ट डिस्चार्ज मेथड, वियर्स, फ्लूम्स और ऑरिफिस। डायरेक्ट डिस्चार्ज मेथड कहां पे? ऑरिफिस, ऑरिफिस ये जनरली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पार्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी हो सकता है आपको सर पढ़ाएंगे इनको वियर्स, फ्लूम और ऑरिफिस के माध्यम से। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं वापस। थैंक यू।